देखिए लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किए थे, वर्ब तक जाकर वो खत्म हो गए थे। उसके बाद हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने शुरू किए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारी पहली क्लास है, ठीक है, मैं जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा तो पूछना। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्टिंग में हम बेसिक बातें समझा रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, फिर हम टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका सिलेबस जब तक चलेगा ये बेटा साथ साथ चलता रहेगा। चार सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सभी नोट डाउन करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि इस सेंटेंस में, जैसे जो पुराने बच्चे हैं वो अब सब जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, शी इज वॉचिंग व्हाट मूवी, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे करेंगे आप लोग, ठीक है बेटा, तुम लिखो, फिर तुम्हें साथ साथ समझाऊंगी। ए को आर्टिकल या डिटर्मिनर जो भी लिख लो, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है। आर्टिकल आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिख सकते हो, डिटर्मिनर भी लिख सकते हो। हर एक के नीचे उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखो अपनी समझ से, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, क्या कॉम्प्लीमेंट है। जान लिखे, तो इसको आर्टिकल या डिटर्मिनर कुछ भी बोल लो बेटा, तुम लोग चाहो तो डिटर्मिनर लिख लो, चाहे आर्टिकल लिख लो। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग व्हाट ऑब्जेक्ट। बेटा कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। ठीक है, जो बातें यहाँ मैं बोल रही हूँ अभी कई क्लासेस में ये रिपीट होंगी, तो आज नहीं समझ आएंगी तो कल समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी बातें, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ छूट गया, कुछ भी छूटा नहीं है, जो सिखा रही हूँ वो बार बार अभी सिखाऊंगी। ठीक है, ही क्या है, इज बताओ, हेल्पिंग वर्ब। क्या ही टीचर है? अब ऑब्जेक्ट कहूं या कॉम्प्लीमेंट कहूं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम वर्ब के बाद कुछ ऐसा लिख दें जो वही हो जो सब्जेक्ट होता है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट ना लिखकर क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या प्लेयर्स ही हुई है? यस, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब। तो हमने लास्ट क्लास में समझा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग पार्टी होते हैं और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट
सेम पार्टी होते हैं। अगर हम वर्ब के बाद कुछ ऐसा लिख दें जो वही हो जो उसका सब्जेक्ट है, तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। पर अब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आज हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब का। मेरी बात का ध्यान से जवाब देना। अगर हम किसी भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करें, अगर हम किसी भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करें, तो क्या उसके पास पावर है सेंटेंस को प्रॉपर मेंटेन करने की? सवाल है कि अगर हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखें और मेन वर्ब ना लिखें, तो क्या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बना सकती है? सोचो। जैसे हमने कहा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। अब मेरा सवाल है कि अगर हम किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना लिखें, हेल्पिंग वर्ब लिख दें, तो क्या उसके पास पावर है वो सेंटेंस सही बनाएगी? नहीं बनाएगी। पता नहीं, पता नहीं, नहीं बनाएगी बेटा, पता नहीं, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो फिर ये कैसे बने? देखो, जो हम सीख रहे हैं वो भाषा है, ठीक है? तो हमें ये एकदम ऐसे चुटकी बजाते नहीं आएगी, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़कर बैठे हैं, बट अब उनको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। पहला काम है सेंटेंस को ध्यान से सुनो और समझो कि मैं पूछ क्या रही हूँ। फिर अपना ओपिनियन रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम अपने मन की बात यही नहीं बोल पा रहे हो तो बेटा तुम सरकारी नौकरी कैसे करोगे? मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो एक मेन वर्ब लिखते हैं। अगर मेन वर्ब ना लिखें और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख दें, तो वो सेंटेंस सही होंगे या गलत होंगे? और अगर वो सही होंगे तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखने से सेंटेंस बन सकता है? तो आंसर इज नो। अब समझो कॉन्सेप्ट को। हेल्पिंग वर्ब का नाम हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों रखा? क्योंकि वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करेगी? अब अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ही नहीं है तो वो किसकी हेल्प करेगी? फिर नहीं कर सकती। उसका काम ही एक था कि सेंटेंस में आए और मेन वर्ब को हेल्प करे। अभी इन दोनों सेंटेंसेस को छोड़ दो, जो बात मैं कह रही हूँ उस पर फोकस करना, नीचे वाले पे दिमाग मत लगाना, मेरी बात का साथ साथ जवाब देते जाना। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की हेल्प करना। ये हेल्पिंग वर्ब आई, इसने किसकी हेल्प करी? ये हेल्पिंग वर्ब आई, इसने किसकी हेल्प करी? अब एक बार को मैं यहां से मेन वर्ब हटा दूं, देखना क्या ये सेंटेंस बना पा रही है? बन रहा है सेंटेंस? नहीं। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि बेटा हेल्पिंग वर्ब के पास पावर नहीं है कि वो बिना मेन वर्ब के इस्तेमाल हो जाए। फोकस पहले दो क्वेश्चंस पे ही रखना है। तो जैसे ही मैंने मेन वर्ब हटाई, क्या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बना पाई? नहीं बना पाई। अच्छा, क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब सेंटेंस बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। मैंने कहा आई वॉच्ड अ मूवी, क्या इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है? नहीं, ये क्योंकि ये खुद ही क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की हमेशा जरूरत हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो तो हमें देनी क्या पड़ेगी? यहां तक बात समझ आई? पर हमने कहा ये बात यहां तो अप्लाई नहीं हो रही, यहां तो ये अप्लाई नहीं हो रही। हमने इनके बाद मेन वर्ब दी नहीं, क्योंकि बेटा अब ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स होती तो ये सेंटेंस कभी भी सही नहीं होता। देखो, जैसे मैंने कहा he has stolen my money, तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या दी? मेन वर्ब। बट मैंने कहा आई हैव मनी, अब ये हेल्पिंग नहीं है बेटा, अब यही मेन वर्ब है।
तो हमें यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार को अगर मैं दोनों सेंटेंस हटा भी दूं तो एक सिंपल सी बात समझो जो बचपन से बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते और समझते आए हैं। हमारे पास एक वर्ब होती है बी, जैसे हमने एक वर्ब लिखी गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है गोन, और इसका एक सिंगुलर वर्ब होता है गोज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ही के साथ गोज लगाते हैं, आई वी के साथ गो लगाते हैं। अब बी के साथ ऐसा नहीं होता, बी की फर्स्ट फॉर्म ही तीन है, इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म बी। बेटा बीन, ये कहां से नई वर्ब निकाली है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकेंड वॉज वर, तीसरी हैज, हैव है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन। पूरी लैंग्वेज में इस वर्ब, हालांकि एक दो वर्ब्स और हैं बट अभी एक मानकर चलो कि बेटा पहले सुनो फिर लिखना आराम से। इस वर्ब के पास दो पावर्स हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब बनने की, दूसरी मेन वर्ब। अब हमें कैसे पता चलेगा कब ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और कब ये सेंटेंस में मेन वर्ब है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके बाद हमेशा क्या आएगी, अगर इसके बाद खुद मेन वर्ब नहीं आ रही तो ये खुद ही क्या बन जाएगी, तो इसका टेक्निकल नाम होता है लिंकिंग वर्ब। तो अगर मैं कल तुमसे आकर ये पूछूं कि बेटा लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो तुम क्या जवाब दोगे? अगर बी की फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, लिंकिंग। ये किसी भी सेंटेंस में दो ही रोल प्ले कर सकती है, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो अपने बाद क्या लेगी, अगर मेन वर्ब खुद ही बन जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, इक्वल टू, या मेन वर्ब इक्वल्स टू लिंकिंग वर्ब। समझ आई बात? अब बेटा तेरे को ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट समझ नहीं आए, ओके है, बट जो मैंने अब समझाया ये समझ आया, बस इतना। बाकी सबको पूरा समझ आया? लिखो। डन। तो बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तीन, जैसे सबकी होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। क्या क्या काम कर सकती हैं, दो काम, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। अगर हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो बाद में क्या लेगी, अगर नहीं ले रही तो खुद ही क्या बन जाएगी, मेन। मेन का मतलब लिंकिंग। क्लियर? अब मैंने फिर दो सेंटेंस लिखे। अब ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई, ये क्या हुई, डन। कोई डाउट? चलिए, लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, लेटर्स। उससे आगे चलते हैं, सेंटेंस क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं। तो चलिए, तो आज का कॉन्सेप्ट यहाँ से अगला स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस क्या होता है, चलिए बताइए। हिंदी इंग्लिश जैसे भी समझ आता है, गलत सही जो भी पता हो। सेंटेंस के बारे में बताइए, सेंटेंस किसे कहते हैं? जो वर्ड से मिलकर जो बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। बाकी सब भी बताइए। जब वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप कैसा हो, मीनिंगफुल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। चलिए, तो हमने कहा a meaningful group of words। ठीक है, a meaningful group of words। मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखिए। I have written 9 sentences there। चलिए, अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे ये बताइए कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ध्यान से पढ़िए इनको एक बार और देखिए कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ध्यान से पढ़ना सारे सेंटेंस, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे।
लिख लिए? चलिए, पहला सेंटेंस सही या गलत? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, सारे सही हैं क्या? आप समझते हैं कि हमने ये सेंटेंस क्यों लिखे? जब मैंने, तुम देखो पेपर में क्या सेंटेंस की डेफिनेशन आएगी? नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये टॉपिक यही खत्म हो जाता तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर हमने ये सेंटेंस क्यों लिखे? ताकि तुम्हारा दिमाग ये सोच पाए, ये समझ पाए कि जब तुम भाषा सीख रहे होते हो तो छोटी छोटी बातों के बहुत गहरे मीनिंग होते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ड ऐड किया, मीनिंगफुल। इस मीनिंगफुल को समझने के लिए हमें ये सेंटेंसेस से गुजरना पड़ता है ताकि दिमाग को फ्रेमिंग मिले कि जो हम देखते ही सही मान लेंगे वो ज़रूरी नहीं है सही हो, और जो देखते ही गलत मान ले वो ज़रूरी नहीं है गलत हो। दिमाग लगाना ज़रूरी है, बिना दिमाग लगाए आप भाषा नहीं सीख सकते। जब हमने पहला सेंटेंस लिखा तो हर बच्चे ने इसको गलत बताया। हर बच्चे ने क्या बताया? गलत है। क्यों बताया? क्योंकि उसको साफ दिख रहा था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये नहीं था। हालांकि धीरे धीरे तुम्हें ये समझ आएगा कि हम सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं, लास्ट में ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आए, बट ये आगे अगले लेवल का क्वेश्चन है। पर अभी तक ये सेंटेंस गलत है, तो जब सही किया तो क्या बन गया? ही ईट्स एन एप्पल। तो हमने कहा हम सेंटेंस को सेंटेंस तब मानेंगे जब वो मीनिंगफुल हो। और मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल का एक मतलब होता है उसका सही स्ट्रक्चर होना। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर हो। लैंग्वेज अपने लिए बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, राम ने सेब खाया, सही। मैंने कहा सेब राम ने खाया, सही। सेब खाया राम ने, सही। राम ने खाया सेब, कैसे भी बोल लोगे मीनिंग कन्वे हो जाएगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की जगह पर वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर गलत था। अब सेकंड पे आए तो ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि बेटा ये अधूरा था। कोई भी सेंटेंस अगर वो अपना मीनिंग प्रॉपर कन्वे ना कर पाए, आधी बात कर जाए, उसको क्लॉज बोलते हैं, उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। अब सवाल आएगा क्लॉज क्या होती हैं? तो आगे आने वाली क्लासेस में हम क्लॉज को पढ़ते हैं। पर तुम्हें इतनी बात बतानी है कि क्या ये बात पूरी थी? पूरी थी कि अधूरी थी? अधूरी बातें कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाती। तो अब इसको हम सेंटेंस कह नहीं सकते। अब ये तो दो ही बातें थी ना, पर पूरी थी, तो ये सही थी। दो ही शब्द थे पर प्रॉपर मीनिंग दे पाए, तो हमने इसको क्या कह दिया? सेंटेंस। ये वो सेंटेंस है जो हमें देखने में सबसे ज्यादा गलत लग रहा है, बट ये क्या है? सही। क्यों हो गया अभी समझेंगे, पहले ये बात समझ आई। पहले 3 सेंटेंस हटा दूं? क्लियर है यहां तक बात? तो यहां तक हमें क्या बात समझ आ गई कि मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सही स्ट्रक्चर। अब हमने कहा पर उसके साथ हमें चाहिए लॉजिक भी। लॉजिक का मतलब क्या? हमने कहा दे किल्ड मी, हमने कहा सेंटेंस तो सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगाने से पहले इस सेंटेंस पे आते हैं। ये सबने गलत बताया, क्यों बताया? क्योंकि मंकी की दो पूंछ नहीं होती। बेटा क्या ये स्ट्रक्चर में गलत था? नहीं। मंकी हैज व्हाट? टेल्स। हाउ मेनी? 2। तो हर चीज इसमें पूरी थी, तो इस स्ट्रक्चर में तो सही था ना, गलत क्यों हुआ? लॉजिक नहीं था। हमें पता है कि एक भी मंकी की, किसी भी मंकी की दो पूंछ नहीं होती। अब अगर हम दिमाग चलाने पे आए, कुतर्क करने पे आए, बहस करने पे आए, तो हम इसको भी सही प्रूफ कर सकते हैं। सपोज हमने कार्टून ड्रॉ किया, उसमें एक मंकी की दो पूंछ है, इट इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट? है। अगर कोई एनिमेटेड मूवी आ गई, उसमें एक बंदर की दो पूंछ दिखा दी, दिखा सकते हैं। तो पर बात ये होती है कि जब हम जनरल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें वो बात लिखनी होती है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। फिर हमने यहाँ कोई पर्टिकुलर मंकी नहीं किया। ए का मतलब होता है जनरल, आई एम अ टीचर, ए का मतलब जनरल, बहुत सारों में से एक। तो हमने कहा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो सही था, बट ये गलत कहाँ हो गया? सेंस में। इसके अंदर कोई सेंस नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं था। तो मीनिंगफुल होने का मतलब है स्ट्रक्चर के साथ साथ लॉजिक भी हो। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं मर गई तो ये बात बता कौन रहा है? सेंटेंस पढ़ो और बताओ मरा कौन? अब यहां दे किल्ड मी, मी का मतलब मैं, अब मैं मर गई तो मैं कैसे बता रही हूं इन्होंने मुझे मारा? बताओ, चलाओ दिमाग। बेटा अगर उसने सुसाइड किया तो वो ये कैसे कह सकता है उन्होंने मुझे मारा? थ्रेट नॉट भी अगर लिखोगे तो आप मरने से पहले कैसे कह सकते हो कि मैं मर गया? हमने खाना नहीं खाया, हमने कह दिया मैंने खाना खा लिया। सेकंड फॉर्म का मतलब कि एक्शन हैज बीन डन, काम हो गया। जो इंसान लिख रहा है वो प्रेजेंट में लिखेगा, आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, पर वो ये नहीं लिखेगा ना दे किल्ड मी, वो ये लिखेगा दे आर ट्राइंग टू किल मी। दे विल किल मी, दे आर ट्राइंग टू किल मी, आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ देम। बट हमने कहा किल्ड, किल्ड का मतलब मर गया। अब अगर मर गया तो बता कौन रहा है? और अगर भूत आके बता रहा है तो जिसको बता रहा है बचेगा तो वो भी नहीं। अब फिर वही बात कि मैं चाहूं तो इसको अभी भी सही प्रूफ कर सकती हूँ। अगर ये बात किसी मूवी में हो रही हो, सही हो सकती है, भाई भूत आके बता रहा है इंसान को। अगर ये किसी बुक में हो, स्टोरी बुक्स में हो, तो भी सही हो सकती है। बट अब ये बात क्या है बेटा? जेंडर। अब अगर मैं मर गई तो मैं ये बात बता नहीं सकती। अब मैं इस मी की जगह कुछ भी लिख दूं, सोनिया, प्रिया, मोहन, सोहन, सही हो जाएगा। पर अगर मुझे मी ना हटाना हो और मुझे सेंटेंस सही करना हो तो एक सिंपल सा रास्ता है, यहां ऐड कर दो ऑलमोस्ट। सही हो गया ना? क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी छोड़नी पड़ेगी। मेरे पढ़ाने का तरीका उल्टा है। मैं हमेशा कहती हूँ वोकैबुलरी को हिंदी से दिमाग में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रामर सीखते हुए इंग्लिश को इंग्लिश से ही पढ़ो। क्योंकि छोटे छोटे शब्द जो है अनटिल, अनलेस, स्टिल, एज लॉन्ग एज, इनके मीनिंग अगर हिंदी में पता होंगे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? ये गलत हो ही गया। अब मैंने कहा ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल पर रन करती है, सही है, तो ज्यादातर का मतलब है कि कुछ ऐसी होंगी जो पेट्रोल पर नहीं चलती, तो वो किस पे चलती होंगी? इलेक्ट्रिक है, डीजल है, सीएनजी है। अब मैंने कहा ज्यादातर लोग जो है वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं करते। स्ट्रक्चर सेम था ना, सेंस बदला, सेंटेंस बदला, क्या हटा दूं? मोस्ट। पीपल ब्रीथ ऑक्सीजन, सही हो गया। क्लियर है यहां तक? अब यहां तक दो क्वेश्चन छोड़े हैं हमने, 4th और 9th। बाकियों में किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ऑलमोस्ट का इंग्लिश मीनिंग लिखो एक तो साथ साथ।
4th और 9th को छोड़कर बाकी एक बार पढ़ो, देखो मैंने जो जो बोला वो समझ आया, और ऑलमोस्ट का इंग्लिश मीनिंग साथ साथ नोट डाउन करो। लिख लिया? अब लास्ट वाले सेंटेंस में आओ, और इस सेंटेंस में 3 विल लिखे हैं। आगे बेटा आपको यहाँ से किताबें मिलेंगी, दुनिया जहान की बाहर किताबें मिलेंगी, उनमें रूल्स लिखे होते हैं। हालांकि बुक्स भी जो यहाँ से आपको बुक मिली है वो मैंने ही लिखी हुई है 2016 में, पर स्टिल आई से कोई भी बुक अपने आप में कंप्लीट नहीं होती जब तक उसको ढंग से कोई पढ़ाने वाला नहीं होता। और टीचर अगर आकर बुक पढ़ा रहा है तो फिर टीचर पढ़ा ही क्या रहा है, ठीक है ना। शायद जो टीचर पढ़ा रहा है वही किताबों में है, पर उसकी इंटरप्रिटेशन आप वैसे नहीं कर सकते जैसे एक टीचर कर सकता है। तो बुक्स में हमें बांधने के लिए रूल्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। बुक्स गलत नहीं होती हैं, हम उस लेवल पर नहीं होते हैं कि हम बुक को सही और गलत के तरीके से पहचान सकें, ठीक है। मैंने ही लिखी है, मैं कभी नहीं कहूँगी पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है मैं कह दूंगी कि मेरी लिखी खराब है किसी और की पढ़ लो। कंपटीशन की लिखी सारी किताबें एक जैसी होती हैं, बातें घूम फिर कर एक ही आई होती हैं। किताबें आपकी मदद तब करेंगी जब आप बेसिक चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग कर बैठोगे। उसके बाद आप कोई किताब उठाओगे, वो कितनी ही खराब और कितनी ही अच्छी क्यों ना लिखी गई हो, सेम तरीके से काम कर जाएगी। बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि एक सेंटेंस में एक साथ कई विल नहीं आ सकते। स्पेशली इतना भी लिखा होता है, एक सेंटेंस में 2 विल एक साथ नहीं आते। हमने इस सेंटेंस में कितने विल लगाए? तीनों से। अब हमने कहा बुक में क्यों लिखा है? अब जो बुक में लिखी है वो अधूरी बात है। जब मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे तुम दिन रात यूज करते हो, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता ना मैं ये कर देता, अगर मैं अंबानी होता तो मैं ये कर लेता, मैं सलमान खान, मैं शाहरुख खान, करते हैं ना ये सेंटेंस। इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जो आप नहीं हो वो आप इमेजिन कर लो, ठीक है। हम वहां पर बोलते हैं 2 विल नहीं आएंगे, क्यों आए नहीं आएंगे डिस्कशन होगा। बट यहाँ कितने विल आ गए? 3। सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है समझो, ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ये सेंटेंस अगर इतना हो तो सही, आई विल नॉट गो। मीनिंग पता चल गया ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब हमने कहा कहाँ नहीं जाओगे? अगेंस्ट योर विल, ये नाउन है बेटा, और इस विल का मतलब है वसीहत। ही विल नॉट गो अगेंस्ट योर विल, वो तुम्हारी वसीहत के खिलाफ नहीं जाएगा। इफ यू विल, इस विल का मतलब है मेन वर्ब और इसका मतलब है वॉन्ट। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो वो नहीं जाएगा तुम्हारी वसीहत के खिलाफ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये वाला विल क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। ये वाला विल क्या बन गया? नाउन। कैसे पता चल रहा है नाउन है? अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ये बातें मैं कई बार रिपीट करूंगी। हम जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लिखते हैं, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं। कहाँ नहीं जाएगा? तुम्हारी वसीयत के खिलाफ, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। अगर ये बेटा ये और ये सेम होता तो ये सेंटेंस पूरा ना होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकती। अगर मैं इतना लिख दूं आई विल, तो ये पूरा है थोड़ा ना, मुझे लिखना पड़ेगा आई विल गो, आई विल नॉट गो, मेन वर्ब देनी पड़ेगी। बट इस विल को लिखने के बाद भी सेंटेंस पूरा क्यों था? क्योंकि इस विल का मतलब क्या था? वॉन्ट। चलो समझ आई बात? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, हटा दूं? चलो एक सेंटेंस लिखो सभी अपनी नोटबुक में, एक सेंटेंस लिखो। यू आर एन इडियट। नेक्स्ट पेज पे लिखो एक सेंटेंस, यू आर एन इडियट।
यू आर एन इडियट। नीचे ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए, आई एम नॉट एन इडियट, आई एम नॉट एन इडियट। ऑप्शन बी लिखो, आई एम एन इडियट। सेंटेंस था कि तुम बेवकूफ हो, यू आर एन इडियट। आंसर आया आई एम नॉट एन इडियट, और ऑप्शन बी आई एम एन इडियट। लिख लिया? एक सेंटेंस और लिखो सेकंड, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। ऑप्शन ए, आई एम नथिंग, ऑप्शन ए, आई एम नथिंग। सॉरी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, आई एम नॉट नथिंग, आई एम नॉट नथिंग। चलिए चेक करो कौन से सही कौन से गलत। एक सेंटेंस के दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चूज करना है। हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस, यू आर एन इडियट, क्या जवाब दोगे? आई एम एन इडियट और आई एम नॉट एन? आई एम एन इडियट। हैं बेटा, इतना सेल्फ डाउट है? इतना सेल्फ डाउट, क्या जवाब दोगे? मैंने कहा बेवकूफ हो, कह रहे हाँ हूं, और बताओ। हाँ, क्या जवाब दोगे? जवाब तो बेटा नहीं। इन दोनों में से एक चूज करना है। आई एम एन इडियट एन, अब उसको बोलो एन इडियट। आगे नॉट एन इडियट। बेटा क्या लिख के क्या सॉल्व करना चाह रही है? बेटा जेंडर नहीं बदलना मेरा। फर्स्ट सेंटेंस का क्या जवाब दोगे? आई एम एन इडियट और नॉट एन इडियट। देखो, ये पहली क्लास मुझे ऐसी मिली है जिसके बच्चे कह रहे हैं कि आई एम एन इडियट। आज तक मैं 2016 से पढ़ा रही हूँ। जब मैं 10th पढ़ाती हूँ तो मैं ये सेंटेंसेस, जब मैं सेंटेंस पढ़ाती हूँ तो मैं ये सेंटेंसेस ज़रूर लिखवाती हूँ, ताकि यहाँ से बच्चे के दिमाग को पावर मिले कि हर चीज़ बोर्ड पर लिखी सही नहीं होगी। जो देखने में सही लग रही है वो गलत हो सकती है, जो देखने में गलत लग रही है वो सही हो सकती है। नज़रिया बदलते हैं ये सेंटेंस, इसीलिए लिखवाए जाते हैं। पहली ऐसी क्लास है जिसके बच्चे कह रहे हैं आई एम एन इडियट। You know the power of self-talk? Do you know the power of self-talk? Self-talk क्या होती है? खुद से बातें करना, की है कभी? सबसे ज्यादा बातें ही हम खुद से करते हैं। अगर सपोज किसी ने आपको अब्यूज कर दिया, गाली दे दी, तो वी रिएक्ट सो मच, दे कैसे दी। इवन लोग पागल कहने पे ही ऑफेंडेड हो जाते हैं, उसने मुझे पागल कह कैसे दिया। कई बार मारपीट हो रही होती है, वजह क्या? उसने मुझे पागल कहा है ना? तो सोचो, किसी ने आपको पागल कहा, नाउ यू गॉट हर्ट, आप हर्ट हो गए हो, पर दिन में आप खुद को कितनी बार पागल कह रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। कितनी बार कह रहे हैं मैं ही बेवकूफ हूं, उसकी कोई गिनती नहीं है। मुझे पता नहीं है ये कोट किसका है, पर कोई कोट बहुत ब्यूटीफुल है
कि दुनिया आपको नेगेटिव बोलेगी तो आपके पास पावर है, आप खुद को बचा सकते हैं। बट अगर आप खुद को नेगेटिव बोलोगे तो ये पावर किसी के पास नहीं है कोई आपको बचा सके। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, आई एम एन इडियट, मैं उनसे जानना चाह रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है बेटा जो तुम्हारा ये परसेप्शन बन गया है कि तुम इडियट हो, बताओ। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने पहले क्लास में हज़ारों बच्चों से सुनी होती है, बार बार सुनती हूँ, पर ये पहली बार है ऐसी क्लास मिली है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एडमिट कर रहे हैं कि हम इडियट हैं। बेटा क्यों? यू आर एन इडियट, क्यों? कहाँ पढ़ा बेटा ये? बेटा उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये पता क्या होता है? ये होता है अधूरा ज्ञान, बोलते हैं ना अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ये वही है बेटा, तूने कहीं से कुछ सीख लिया, अब तू उसको अप्लाई गलत कर रही है। आज तक बचपन में 1000 बार ऐसा सेंटेंस लिखा है ना, आई एम नॉट गोइंग देयर। लिखा है ना, सही है कि गलत है? सही है बेटा, जो तूने पढ़ लिया वो ये पढ़ लिया। यू या रुको, ये तूने ये पढ़ लिया कि यहाँ एम नॉट नहीं आता, वो ये है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये समझाएंगे। पर बेटा एम नॉट तो कहीं भी लगा सकते हो, बचपन से लगाते आ रहे हो। चलो उसका तो रीजन समझ आया कि उसने कहीं को ज्ञान ले लिया, वो उसको उल्टा रिएक्ट कर गया। बाकी तुम लोगों पीछे शक्तिमान, क्या हो गया बेटा जिंदगी में ऐसा कि ये मानने पे मजबूर हो गए हो इडियट हो? जवाब क्यों दिया मैं इडियट हूं? झूठा। बेटा ये ठीक क्यों, दूसरा ठीक क्यों नहीं लगा? तो दूसरा आई एम नॉट एन इडियट में भी तो एन लगा है, और आई एम एन इडियट में भी एन लगा है। ये कहाँ कौन पढ़ा रहा है तुमको? हैं? ये कहाँ से पढ़ कर आ रहे हो तुम लोग? कौन से गोला के हो? हैं? इस गोला के तो नहीं लग रहे हो। ये कहाँ पढ़ रहे हो? एम के साथ नोट नहीं आता, एन के साथ नोट नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो बेटा। हमने एक सेंटेंस लिखा, यू आर स्टूपिड। इडियट में तुम आर्टिकल लगा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो इसको ले लेते हैं, यू आर स्टूपिड। अब इसका जवाब दोगे क्या? स्टूपिड हो या नहीं हो? नहीं हो ना, तो आई एम नॉट स्टूपिड। तो मैंने कहा इडियट हो, तुम्हारा जवाब क्या? आई एम नॉट एन इडियट, मैं इडियट नहीं हूं। फिर मैंने कहा अच्छा हम किसी से कभी कोई झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई वड़ाई होगी घर में भाई बहन के साथ, बोलते हैं ना तेरे बस का कुछ नहीं है, यूज करते हैं ये सेंटेंस, तेरे बस का कुछ नहीं है। सपोज उसको इंग्लिश में बोलना हो, कैसे बोलेंगे? यू आर गुड फॉर नथिंग, तेरे बस का कुछ नहीं है। तो मैं इसको दूसरे शब्दों में दे दूं और मैंने कहा यू आर नथिंग। यू आर नथिंग का मतलब कि भैया तेरे बस का कुछ नहीं है। तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, यू आर जस्ट नथिंग। तो तुम क्या कहोगे? मैं नथिंग हूं या मैं नथिंग नहीं हूं? आई एम नॉट नथिंग, विच मीन्स आई एम समथिंग। समझ आया? अब किसी ने आइंस्टीन को बोला कि दुनिया में स्पेस जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेस इज नथिंग। उसने क्या कहा कि स्पेस इज नॉट नथिंग, विच मीन्स स्पेस इज समथिंग। अब जिसको ये समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो बेटा प्रेशर नहीं ले लेना, पेपर में नहीं आना। ये सेंटेंस सिर्फ आपकी सोच, आपका नजरिया बदलने के लिए है कि देखते ही गलत लग जाए, जरूरी नहीं है वो गलत हो।
बहुत सारी बातें हैं जो हम स्कूल्स में या आपको कंपटीशन में सिखा देते हैं कि 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आते, 3 विल एक साथ नहीं आते। बेटा ये सारी बातें अधूरी होती हैं। जैसे अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव, उसमें मैं आपको एक बात समझाऊंगी कि एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स एक साथ सुपरलेटिव डिग्री के नहीं लगाते। सही है बात? अगर मैं कहीं पर रिच लिख रही हूं तो रिच की डिग्री बनाऊंगी तो क्या बनेगा? रिचर, सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट। तो रिच, रिचर, रिचेस्ट। अब जब मैंने रिचेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो फिर मुझे मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये बात आपको कंपटीशन में पढ़ाते हैं। बट बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया में बोला नहीं जाता या होता नहीं है। हम लोगों ने इंग्लिश सीखी शेक्सपियर से। शेक्सपियर ने दुनिया जहान के प्लेज लिखे, ही इज अ फेमस ऑथर, ठीक है। अब आप एक बात समझो, उसने अपने एक प्ले में लिखा दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट वूंड। वूंड का मतलब होता है जख्म, ठीक है। अब इस बात को भी छोड़ दो, अभी हम अभी की बात से रिलेट करते हैं। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, ठीक है। अब जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसका जो भी बेटा है वो स्पीच दे रहा है अपनी वाइफ के लिए। अब उसकी वाइफ के लिए जब उसने स्पीच दी तो मेरे को वर्ड नहीं याद, बट सपोज मैं वर्ड ले लूँ काइंड, तो उसने अपनी वाइफ के लिए वर्ड यूज किया शी इज द काइंडेस्ट लेडी आई हैव एवर नोन, कि दुनिया में मेरे को जितने भी काइंड लोग मिले हैं ये सबसे ज्यादा काइंड है या स्वीटेस्ट है। अब जब उसने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो उसने साथ में लिख दिया मोस्ट काइंडेस्ट। बोलते हुए उसने क्या बोल दिया? मोस्ट काइंडेस्ट। काइंडेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री थी, साथ में उसने क्या लगा दिया? मोस्ट। अब दुनिया जहान के लोग आपको उसमें करेक्शन लगाते हुए, उस पर रील्स बनाते हुए दिखेंगे कि ये लैंग्वेज का गलत इंप्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है जैसा दुनिया दिखाने लग जाती है। आप एक बात समझो, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तो आपका मतलब भावनाएं समझाना है या ग्रामर सिखाना है? फिर जब भावना समझ रहे होते हैं तो ग्रामर की गलतियां नहीं देखते हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही है मेरी बात? बेटा जैसे अब मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, एक साथी, मुझे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, जिनको मेरे साथ 2016 में टीचिंग मैंने स्टार्ट करी, तब से आज तक हज़ारों बच्चा जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्सनली फ़ोन पे टच में रहते हैं, कुछ इतने भी हैं जिनके घर का हिस्सा मैं बन चुकी हूँ, मेरे घर का हिस्सा वो बन चुके हैं। कुछ बच्चे इतने भी क्लोज हो जाते हैं कि उनके स्ट्रगल से लेके उनके सक्सेस को हमने देखा है, ठीक है। जब वो तैयारी कर रहे थे और आज जब वो गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उनकी जर्नी में साथ बने रहे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाने के बाद हम दोबारा कभी नहीं देखते, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अब सपोज कोई बच्चा है, मेरा एक स्टूडेंट है, अभी वो दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में है, उसका कई बार मीन्स 2-2 नंबर से रहा, लास्ट मीन्स उसका 1 नंबर से रहा था, ठीक है। जब बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से मेंस रहता है ना, तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो तीसरी बार तो आपको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के लिए मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जब उनको लाइफ में कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो मुझे कॉल करते हैं। सपोज आपको एक ऐसा बच्चा जिसका 1 नंबर से मेंस रह गया और उसने 2 अटेम्प्ट पहले दे चुका है और वो हर्ट है, अब वो मुझे एक बहुत लंबा सा मैसेज लिख कर भेज रहा है, तो अब मैं उस मैसेज को पढ़कर भावनाएं समझूं या मैं ग्रामर चेक कर दूं? अब कैसा लगेगा कि मैं उसको मैसेज पढ़ के लिखूं तो नहीं यहाँ इज क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया? डज इट साउंड गुड? नहीं। मैं तो टीचर हूं, स्टिल मेरे लिए वहां इंपॉर्टेंट क्या था कि सामने वाला एक्सप्रेस क्या कर रहा है। तो जब हम ये मान लेते हैं ना 2 नेगेटिव्स एक साथ नहीं आते, 2 विल एक साथ नहीं आते, 2 सुपरलेटिव डिग्रीज एक साथ नहीं आती, ये अधूरी बातें होती हैं। आप लैंग्वेज में एक साथ बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, बट आपको उसको मैथ की तरह कैलकुलेट करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। लैंग्वेज भाषा है, कैलकुलेट हो सकती है मैथ्स की तरह, बट हमें करना सिखाया नहीं जाता, रटवा दिया जाता है 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। बच्चा सोचता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, कह रहा 2 नेगेटिव थोड़ी ना आ जाएंगे। बेटा एक सेंटेंस में 5 दैट लगा लो, 5 एडजेक्टिव लगा लो, 5 एडवर्ब लगा लो, तुम्हें वो करना आना चाहिए।
तो शेक्सपियर से हमने इंग्लिश सीखी, तो शेक्सपियर ने अगर अपने प्ले में 2 सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो उसका मतलब तो एक्सप्रेशन था ना। अब तुम कह रहे हो ये कैसी ग्रामर है। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, और जब बात एक्सप्रेशन की आती है तो लॉजिक साइडलाइन हो जाते हैं। ये सेंटेंस तुम्हें ये बताने के लिए कि जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर गलत है तो वो गलत है, अगर वो मीनिंग नहीं पूरा दे पा रहा तो भी वो गलत है, और अगर वो लॉजिक खो देता है गलत वो तब भी उतना ही है। अब वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा पर वो सेंस दे पा रहा है, सॉल्व कर पा रहे हैं, इट इज कंप्लीटली करेक्ट। समझ आया? एनी डाउट? अब उससे आगे आ जाते हैं, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, चलिए बताइए, बचपन से पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। हर एक बच्चा बताएगा सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, बचपन से पढ़ा बेटा आपने।